सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट डिस्कस करेंगे, जो फ्रेजनल्स इक्वेशन का यूज करके वो हम काम करेंगे। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो फ्रेजनल्स इक्वेशन होते हैं वो हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वाला डेरिवेशन किस तरीके से आ गया है ये आप पिछले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो इसी इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5 का यूज करके हम वो आगे काम प्रोसीड करने वाले हैं। तो प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वाला वीडियो आप एक बार जाके जरूर देख लेना। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास जो ये दो इक्वेशन है, अब मैं यहाँ डायरेक्टली लिखना चाहूंगा कि वी नो दैट, जो हमारे पास इक्वेशन थे। सो यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे, वी नो दैट। ठीक है, अब ये जो पहला वाला इक्वेशन है इसको मैं पहले तो एज इट इज यहाँ लिखना चाहूंगा। ई नॉट ऑफ आर रिफ्लेक्टेड के लिए आर यूज किया था हमने, 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा। ठीक है, एंड मल्टीप्लीकेशन में साथ में क्या है, ई नॉट ऑफ आई। ओके, अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देना चाहूंगा। एंड ये वाला जो इक्वेशन है, क्या मैं यहाँ से ई नॉट ऑफ टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ई नॉट ऑफ टी मैंने इस साइड रखा और ये जो 2 एंड बीटा प्लस 1 है वो इस तरफ भेज दिया, तो वो 2 ऊपर चला जाएगा एंड यहाँ से 1 प्लस बीटा यहाँ नीचे आ गया। ठीक है, एंड मल्टीप्लीकेशन में क्या है, ई नॉट ऑफ आई चलेगा यहाँ तक, है ना। ये इस तरफ भेज दिया तो ये ई नॉट ऑफ ये इसी तरफ रह गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब इसके बाद जो हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन को हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। किसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? इसको हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में है वो उसमें लाने की कोशिश करेंगे। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कंसेप्ट हम इसके स्टार्टिंग में आपको बता चुके हैं कि पहले वाले मीडियम के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दूसरे वाले मीडियम के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस तरीके से था और क्या था। ठीक है, सो देखो जरा, यहाँ जो बीटा है, यहाँ जो बीटा है उस बीटा की जो वैल्यू है हमारे पास, वेयर जो बीटा था वो बीटा इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से हमने उसको डिराइव किया था, क्या, μ1 φ1 डिवाइडेड बाय μ2 φ2। ओके, अगर आप चलिए मान लेते हैं कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारा जो पहला वाला मीडियम है, इफ पहले वाले मीडियम का जो μ1 है वो μ1 दूसरे वाले मीडियम के बराबर हो गया, है ना। ये क्या है, μ1 इज इक्वल टू μ2। ये क्या बोलते हैं इसको, म्यू को परमिएबिलिटी। ठीक है, पहले वाले मीडियम की और दूसरे वाले मीडियम की परमिएबिलिटी अगर सेम हो जाए तो क्या मेरे पास ये बीटा कुछ इस तरीके से बन सकता है, बीटा इज इक्वल टू, या अब ये μ1 μ2 बराबर हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड मेरे पास आ जाएगा v1 बट्टे v2। एंड हमको ये वाला रिलेशन भी पता है कि अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि v1 अपॉन या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि v1 n1 इज इक्वल टू v1 n1 इज इक्वल टू v2 n2। और यहां से अगर मैं v1 अपॉन v2 की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो क्या आ जाएगी, n2 बट्टे n1 आ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब हमारे पास v1 जो है वो किसके, n2 के बराबर है एंड v2 किसके बराबर है, n1 के बराबर है। तो क्या मैं यहां से फिर से एक बार बीटा की वैल्यू कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि n2 बट्टे n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और पहला वाला इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, ई नॉट ऑफ आर इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा की जगह पे आएगा n2 अपॉन n1 एंड अगेन डिवाइडेड बाय 1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1। ओके, एंड मल्टीप्लीकेशन में क्या है साथ में, ई नॉट ऑफ आई। बढ़िया, यहाँ तक थोड़ा सा सॉल्व किया जाए इसको और रीअरेंजमेंट किया जाए इसकी। ये n1 इसके मल्टीप्लीकेशन में भेज दिया, n1 माइनस n2 और बटे क्या है नीचे n1 है। एंड सिमिलरली यहाँ से n1 प्लस n2 बटे n1 एंड मल्टीप्लीकेशन में साथ में है ई नॉट ऑफ आई। n1 से n1 गेट कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आ गया ई नॉट ऑफ आर के लिए एक बढ़िया सा इक्वेशन, n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 ब्रैकेट क्लोज एंड मल्टीप्लीकेशन में है साथ है ई नॉट ऑफ आई। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 देना चाहूंगा। बढ़िया, यहाँ तक। अब क्या कर लेता हूँ, सेम चेंजेस जिस तरीके से मैंने इक्वेशन नंबर 1 में किए हैं उसी तरीके से चेंजेस मैं इक्वेशन नंबर 2 में कर लेता हूँ। सो देखो जरा, इक्वेशन नंबर 2 में चेंज करने के बाद ये क्या आ जाएगा, ई नॉट ऑफ टी इज इक्वल टू, ठीक है, ई नॉट ऑफ टी इज इक्वल टू 2 तो एज इट इज रहेगा एंड 1 प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये वाली वैल्यू n2 डिवाइडेड बाय n1। ठीक है, n2 डिवाइडेड बाय n1। उसी के बीटा की जगह पे अगर आप ये वाला इक्वेशन रखोगे तो आपको वेलोसिटी के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जिस तरीके की आपको जरूरत है वो आप कर लेना उसका, उस तरीके से एडजस्टमेंट उसका। एंड मल्टीप्लीकेशन में क्या है साथ में, ई नॉट ऑफ आई। ओके, एंड इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे तो ई नॉट ऑफ टी, यहाँ से n1 प्लस ऊपर 2 है और यहाँ n1 प्लस n2 और डिवाइडेड में n1 आ जाएगा और ऊपर भेज देंगे तो ये n1 मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा एंड यहाँ क्या है मेरे पास, ई नॉट ऑफ आई।
ठीक है। सो ये एक और दो बढ़िया से इक्वेशन मेरे पास आ गए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में। मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट बात माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट हमको निकालना है, तो यहाँ तब इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 तक आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। जो बचा हुआ काम है मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। और ये जो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 है मैं इस साइड लिख कर रखूंगा एंड बचा हुआ काम आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। सो देखो माय फ्रेंड्स, हमारे पास जो फ्रेजनल्स इक्वेशन है वो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गए थे और इसको हमने इक्वेशन नंबर भी दिया गया था इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालने के लिए हमको उसका फॉर्मूला पता होना जरूरी है और उसकी डेफिनेशन भी पता होनी जरूरी है। तो हम हेडिंग लगाई जाए कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, जिसको हम किससे दिखाएंगे, कैपिटल R से दिखाएंगे, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। अगर इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो इसकी सिंपल डेफिनेशन होगी, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज, लिखो मेरे साथ साथ में, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ किसका, intensity of reflected wave to the incident wave, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है। ये जो क्या होता है कि रेशियो होता है इंटेंसिटी का, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट R से दिखाएंगे हम, वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ किसके लिए, रिफ्लेक्टेड वेव। तो मैं यहाँ रिफ्लेक्टेड लिखूंगा, ऊपर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है तो ऊपर इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड आएंगी, और अगर हम ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकालेंगे तो ऊपर इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिशन क्या बोल सकते हैं हम, इंटेंसिटी उस ट्रांसमिटेड वेव की आ जाएगी, बस इतना ही चेंज हो जाएगा। एंड डिनोमिनेटर में क्या है, नीचे इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव, ठीक है। बहुत बढ़िया है यहाँ तक। अब माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ जो एक इंटेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो भी आपको पता होना जरूरी है कि ये जो इंटेंसिटी होती है, हम फ्री स्पेस के लिए अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट एंड यहाँ से E नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। अगर मैं रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी की बात करूं तो वो क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी REF इज इक्वल टू 1/2, तो एज इट इज रहेगा एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या है, परमिटिविटी है फर्स्ट वाले मीडियम के लिए, क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव एंड इंसिडेंट वेव दोनों ही हमारी कौन से मीडियम में है, फर्स्ट मीडियम में है। तो ये जो परमिटिविटी होगी फर्स्ट वाले मीडियम के लिए वो एप्सिलॉन होगा, यानी कि स्पीड जो होगी पहले वाले मीडियम के लिए v1 हो जाएगी एंड यहाँ से E नॉट एंड रिफ्लेक्टेड क्या लिखूं क्या मैं इसको, R का स्क्वायर। एंड दूसरे के लिए इंटेंसिटी ऑफ किसके लिए, इंसिडेंट वेव के लिए निकालने की कोशिश करेंगे तो 1/2 इंसिडेंट वेव आल्सो फर्स्ट मीडियम में होगी, तो एप्सिलॉन 1 अगेन वेलोसिटी v1 एंड E नॉट इंसिडेंट वेव के लिए हमें लिखूंगा I एंड उसका स्क्वायर। बोलो बढ़िया है यहाँ तक। ये सब्स्टिट्यूशन जैसे हम इस वाले इक्वेशन में करेंगे तो हमारे पास रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू वो क्या आ जाएगा, ये मेरे पास बन गया 1/2 एंड यहाँ से एप्सिलॉन v1 यहाँ से E नॉट ऑफ R का स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में है अगेन 1/2 यहाँ से एप्सिलॉन 1 v1 E नॉट ऑफ I का स्क्वायर, ठीक है। ये दो सारी की सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड मेरे पास बचेगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू E नॉट ऑफ R का स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में है E नॉट ऑफ I का स्क्वायर। क्या यहाँ से E नॉट ऑफ R की वैल्यू है मेरे पास, E नॉट ऑफ R की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, बस आपको सब्स्टिट्यूट करनी है इस वाले इक्वेशन में। तो यहाँ काम मैं इस साइड में कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट R इज इक्वल टू E नॉट ऑफ R, यानी कि बस इसका हमको स्क्वायर करना है, n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 एंड उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बनेगा एंड आल्सो E नॉट ऑफ I का स्क्वायर एंड आल्सो इसके होल डिवाइडेड में क्या है, E नॉट ऑफ I का स्क्वायर, E नॉट ऑफ I का स्क्वायर। क्या है, दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो ये मेरे पास R रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इक्वल टू आ गया n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 एंड उसका क्या है, होल स्क्वायर। दिस इज द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फॉर दी किसके लिए, फ्रेजनल्स इक्वेशन।
अब सिमिलरली इसी तरीके से हमको क्या करना है माय फ्रेंड्स, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकालना है। और एक बात हमको ये भी पता है कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इसकी जो एडिशन कर लेते तो 1 के बराबर आ जाती है, वो भी हम साथ उसके अंत में प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहां तक नोट कर लीजिएगा और ये काम मैं मिटा के ये वाला जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है मिटा के हम क्या करेंगे, अब ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो यहां मैं सबसे पहले तो आर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट लिख कर रखना चाहूंगा कि n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 एंड उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बोलो बढ़िया यहां तक। अब यहां से मिटा रहे हैं हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की जगह पे आप क्या हेडिंग लगाएंगे, आप सेकंड वाला हमारा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो कि हम किससे दिखाएंगे, कैपिटल टी से दिखाएंगे। और उसकी भी डेफिनेशन सिंपल कुछ इसी तरीके से हो जाएंगी। बस इस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की जगह पे क्या आ जाएगा, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड की जगह पे क्या आ जाएगा, ट्रांसमिटेड वेव। यहां से क्या आ जाएगा, ट्रांसमिटेड वेव टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव। बस इतना ही चेंजेस हो जाएगा। इंटेंसिटी ऊपर क्या है, अभी इसकी जगह पे आएगा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट टी, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव एंड डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव। बाकी का काम तो सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिटा के आप कुछ कैंसिल आउट कम हो जाएगा यहां से। आपको ऐसा नहीं करना है, आप चाहोगे तो भी नहीं कर सकते है ना, ठीक है। खैर छोड़ो। देखो माय डियर फ्रेंड्स, अब हमको क्या करना है, इंटेंसिटी निकालनी है किसके लिए, ट्रांसमिटेड वेव के लिए। तो यहां से 1/2 ट्रांसमिटेड वेव हमारी पहले वाले मीडियम से दूसरे वाले मीडियम में ट्रांसमिट हो जाएगी, यानी कि सेकंड वाले मीडियम की अगर परमिटिविटी देखी जाए तो ε2 आ जाएगी। दूसरे वाले मीडियम की जो वेलोसिटी होगी v2 हो जाएंगी एंड यहां से E0t का स्क्वायर हो जाएगा। एंड सिमिलरली इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव की बात की जाए तो 1/2 इंसिडेंट वेव हमारी पहले वाले मीडियम में होगी तो उसके लिए परमिटिविटी होगी ε1, दूसरे उसकी वेलोसिटी होगी v1 एंड यहां से E0 ऑफ इंसिडेंट के लिए I एंड उसका स्क्वायर। बोलो बढ़िया यहां तक। बस सब्स्टिट्यूशन करना है और 1/2 मेरे ख्याल से कैंसिल होगा, तुम्हारे भी ख्याल से कैंसिल ही होगा। देखो यहां से मैं ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट लिखना चाह रहा हूं और I ट्रांसमिशन की वैल्यू यहां से पुट की जाएगी 1/2, यहां से ε2 v2 E0 ऑफ t का स्क्वायर बटे एंड यहां से 1/2 यहां से ε1 v1 E0 ऑफ I का स्क्वायर। बोलो बढ़िया यहां तक। क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हो गए हैं वो कैंसिल। यहाँ से ट्रांसमिटेड वेव इज इक्वल टू ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इक्वल टू ε2 v2 डिवाइडेड बाय ε1 v1 एंड यहाँ से देख पा रहे हो कि अब E0 ऑफ t की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ से ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएगी यहाँ से 2n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 एंड इसका क्या है होल स्क्वायर है एंड साथ में क्या है उसके E0 ऑफ I, तो उसका भी हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में और एक है E0 ऑफ I का स्क्वायर। क्या दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये मेरे पास ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इक्वल टू आ गया ε2 v2 डिवाइडेड बाय ε1 v1 एंड मल्टीप्लिकेशन में है 2n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 एंड उसका होल स्क्वायर। बोलो बढ़िया है यहाँ तक। अब क्या किया जाएगा, अब थोड़ा सा और एक काम करेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली कंसेप्ट का यूज करेंगे। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कंसेप्ट क्या होती है देखो जरा। नाउ वी नो वी हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए अगर मैं n1 का स्क्वायर लिखना चाहूंगा तो वो n1 का स्क्वायर वो बराबर हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स ε1 डिवाइडेड बाय ε0 एंड ये जो रेशियो होता है ना, ये मीडियम है और ये फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी है। एंड सिमिलरली अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगा n2 के लिए तो वो स्क्वायर करेंगे हम उसका अल्सो। एंड यहाँ जैसे कि ε1 आ गया है तो यहाँ दूसरे वाले मीडियम के लिए ε2 आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी, ठीक है। अब क्या यहाँ से मैं ε1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ कि ε1 इक्वल टू ε0 n1 का स्क्वायर एंड यहाँ से अगर ε2 की वैल्यू निकालूंगा तो ये ε0 n2 का स्क्वायर बनेगी, ठीक है। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूशन हम ऊपर वाले इक्वेशन में करेंगे, ये ट्रांसमिशन वेव वाले इक्वेशन में। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। मैं इस साइड का थोड़ा सा मिटा के कंटिन्यू कर लेता हूँ आगे। सो देखो माय फ्रेंड्स, तो ट्रांसमिशन वेव वाला जो इक्वेशन है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इक्वल टू,
क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 2 की जगह पे एप्सिलॉन नॉट, एंड यहाँ से क्या है n2 का स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, अगेन इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में v2 भी है, एंड एप्सिलॉन 1 की जो वैल्यू है यहाँ से एप्सिलॉन नॉट n1 का स्क्वायर और साथ में है मल्टीप्लिकेशन में v1, ठीक है, एंड ब्रैकेट के अंदर है मेरे पास 2n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर। और माय डियर फ्रेंड्स अभी हम ये काम बीटा के वैल्यू पढ़ चुके हैं कि बीटा इज इक्वल टू हमारे पास v1 बट्टे v2 था एंड इक्वल टू n2 बट्टे n1 ये भी था। क्या मैं इसको v2 अपॉन v1 है तो v2 अपॉन v1 यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, n1 ऊपर जाएगा n2 नीचे आ जाएगा, तो क्या मैं इसको अगर मैं लिखना चाहूँ कि v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो उसका यूज हम यहाँ कर लेते हैं कि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इक्वल टू n2 का स्क्वायर है तो क्या मैं इसको 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, है ना, एंड डिनोमिनेटर में क्या है n1, ठीक है, 2 टाइम्स लिखा, एंड v2 अपॉन v1 की जगह पे हमको क्या लिखना है अभी n1 अपॉन n2, ओके बढ़िया यहाँ तक, एंड ब्रैकेट के अंदर है 2n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से एक n1 कैंसिल आउट हो गया, एक n2 कैंसिल आउट हो गया, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इक्वल टू यहाँ से ऊपर बचा है मेरे पास n2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड n1 का स्क्वायर हो जाएगा n1 का स्क्वायर, बोलो बढ़िया यहाँ तक। एंड फिर से एक बार डिनोमिनेटर में क्या बचा है हमारे पास, यह एक n1 बचा है एंड साथ में n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर, यह एक स्क्वायर में से एक n1 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड मेरे पास ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इक्वल टू आ जाएगा 4n1 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ओके। तो ये मेरे पास, और सॉरी डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर वाले का क्या है स्क्वायर है। अब इसको इक्वेशन कुछ दिया जाए या ना दिया जाए ये सोच लिया जाएगा, ठीक है। पहले तो सबसे पहले तो देख लेते कि हमारे पास क्या आ गया है, 2 इक्वेशंस आ गए हैं, एक मेरे पास आ गया है ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट वाला और दूसरा क्या आ गया है मेरे पास ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट वाला, 2 इक्वेशन आ गए मेरे पास प्यारे प्यारे। अब हम माय डियर फ्रेंड्स ये कहा जाता है कि कहा जाता है इसका मतलब वो सही भी है ना, कि सम ऑफ, कि आपको ऐसा भी बोला जा सकता है कि सम ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1, ये आपको 1 के बराबर शो करना होता है। तो वो किस तरीके से किया जा सकता है देखो जरा, उसका हम प्रूफ देखेंगे अभी इन 2 इक्वेशन का यूज करके, है ना। शो दैट, क्या करना है हमको, शो दैट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट प्लस ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट वो किसके बराबर शो करना है, 1 के बराबर शो करना है। तो ये वाला जो इक्वेशन है वो हमको अगर प्रूफ करना है तो हमारे पास रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की भी वैल्यू है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की भी वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड प्रूफ करके दिखाते हैं। तो देखो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं, मैं यहां लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड क्या है r प्लस टी, ओके। अब यहां से मेरे पास r यानी कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट उसकी वैल्यू यहां से ये आ गई है, तो क्या है हमारे फ्रेंड्स वहां से n1 माइनस n2 एंड उसका ऊपर मैं स्क्वायर कर लेता हूं एंड डिनोमिनेटर में क्या है n1 प्लस n2 एंड उसका भी क्या है स्क्वायर है, उसमें से प्लस करना है ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो कि ये वाला इक्वेशन है, यहां लिखा मैंने 4n1 n2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर, ठीक है बढ़िया यहां तक। इस साइड का मिटा कर मैं कंटिन्यू करूं आगे, ओके। सो देखो माय फ्रेंड्स अब फिर से एक बार यहां से r प्लस टी इज इक्वल टू, यहां से मैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ये वाले फॉर्मूले से एक्सपांड कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकता हूं, a का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2n1 n2, ओके, प्लस b का स्क्वायर यानी कि n2 का स्क्वायर एंड साथ में क्या है 4n1 n2 एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2 डिनोमिनेटर में से एक ही डिनोमिनेटर ले लेता हूं n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर, ओके। r प्लस टी इज इक्वल टू यहां से n1 का स्क्वायर, यहां से देखो 2 माइनस 2n1 n2 और यहां से प्लस 4n1 n2 क्या हो जाएंगे वो प्लस 2n1 n2 हो जाएंगे क्या, एंड प्लस n2 का स्क्वायर एज इट इज एंड डिनोमिनेटर में है n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर ये वाला फॉर्मूले से एक्सपांड हो रहा है एंड a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो क्या मैं डायरेक्टली उसको r प्लस टी इज इक्वल टू n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में आएगा n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर, दोनों टर्म ऊपर और नीचे सेम है तो आंसर बिकम 1, यानी कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट प्लस ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1। और यही तो हमको प्रूफ करना था, है ना, तो यही तो हम ऑलरेडी यही तो प्रूफ कर चुके हैं।
तो इस तरीके से आपको फ्रेस्नेल्स इक्वेशन का यूज करके हम ये वाला कंसेप्ट प्रूव कर सकते हैं। तो आने वाली कंसेप्ट हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले का जो टॉपिक्स है फ्रेस्नेल्स इक्वेशन वो आप जाके जरूर देख लेना। एंड इसी वीडियो को आ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।